नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह सिसोदिया दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना संक्रमण या कहें कोरोना की दूसरी लहर ने समाज के हर वर्ग को, सोसाइटी में छोटे बड़े, हमारे व्यापार को, सब जगह को बहुत ज़्यादा हिट किया है। हम बहुत समय तक लॉकडाउन में रहे, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ या एक महत्वपूर्ण समाज का स्तंभ जो कि अभी भी लॉकडाउन है, वो है हमारे कॉलेजेस और हमारे विद्यार्थी। तो कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों से हमारे विद्यार्थी लॉकडाउन में हैं, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, और जब हम उनके बारे में देखते, समझते और उनको जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है या उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जैसा कि शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। तो आज इसी तारतम्य में इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि जिस इस बारे में हम कहीं भी बात नहीं कर पाते हैं या नहीं हो रही है कि कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या कारण है। तो सबसे पहले इस कोरोना संक्रमण काल में आप क्या भविष्य देखती हैं बच्चों का, कि कैसे वो लीड करेंगे आगे अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। जैसा कि आपने बताया, ये जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद ही थे। जो हमारे कॉलेज और स्कूल थे जो बच्चों की चहल पहल से आबाद रहते थे, बहुत रौनक रहती थी सब तरह की, तो उससे हम लोग सभी को ये देखना पड़ा कि सभी शांत है, साइलेंट है, बिल्कुल सब जगह एकदम लॉकडाउन हो गया था। लेकिन फिर भी एक तरह से कहा जाए कि लॉकडाउन में भी हमारा एक नॉलेज गेट खुला रहा। इसको मैं आज के दिन अपने जो यहाँ के कुलाधिपति महोदय गवर्नर श्री लालजी टंडन थे, उनको भी याद करके श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ उनको। उन्होंने ये शुरुआत की कि ये आप लोग फिर ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो जब उन्होंने ये संदेश दिया हम लोगों को, तो फिर हमने अपने यूटीडीज़ में और अपने माध्यम से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस थे सबको कहा, और सबने फिर बड़ी ही तत्परता से सबने जाकर अपनी क्लासेस लेना शुरू की ऑनलाइन। बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी विकसित हो गए थे, इतने ज़्यादा फिर तो पढ़ाई भी की गई, और जो अपने सेमिनार्स वगैरह होते हैं उसका भी एक सब्स्टिट्यूट आ गया, वेबिनार्स वगैरह। तो बहुत सारे वेबिनार्स आयोजित किए गए। बहुत सारे जितने भी जो भी प्रोग्राम्स हम लोग ऑफलाइन करते थे वो सब बहुत तेज़ी से हम सब लोगों ने किया, क्योंकि एजुकेशन का फील्ड था तो सभी लोग बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो गए। और इसमें जो हमारी जो संचार क्रांति है उसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध थे, जितने भी अपने गूगल मीट था, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिनके द्वारा हम लोग ये क्लासेस भी ले सकते थे, रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे लेक्चर्स की, और उस वाइवा, ऑनलाइन वाइवा वगैरह भी कर सकते थे। तो काफ़ी हद तक जो हमारा नुकसान हुआ था कोरोना के थ्रू, उसका भरपाई करने की कोशिश की गई। अब 2 साल से, पर फिर भी क्लासेस का जो लाइव क्लासेस होती हैं उसका रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा क्लासरूम टीचिंग से जो सीखता है उससे ज़्यादा अपने माहौल से सीखता है। तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। और बच्चों में, जैसा कि आपने बताया, डिप्रेशन भी बहुत आया। लेकिन कई हम लोगों ने अपने यहाँ ऐसी भी कोशिश की कि कुछ उनके ऑनलाइन क्लासेस भी और कुछ क्विज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें भी की। एक काउंसलिंग भी करवाई थी हम लोगों ने। हमारा एक काउंसलिंग सेल बना था जहाँ पर बच्चे अपने प्रश्न पूछ सकते थे, और बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ के एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं, करीब 3000 स्टूडेंट्स हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के मिला के। तो सबके थ्रू गाँव में मैसेजेस पहुँचाए गए कि बच्चे मतलब अवेयरनेस फैलाई गई कोरोना के प्रति, कैसे सावधानी बरती जाए, बार बार हाथ धोए जाएँ, सैनिटाइजेशन किया जाए, और इसके प्रति जितनी भी सावधानी हो वो बरती जाए। तो उस पहल से भी ये हुआ। फिर अभी टीकाकरण के लिए, जब से टीका आ गया सेकेंड लहर से के बाद, ज़्यादा इस पर जोर दिया गया, तो सभी स्टूडेंट्स ने वैक्सीन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई सभी गाँवों में जा के। हम लोग भी कुछ गाँवों में विज़िट किया और लोगों में इस तरह की जागरूकता फैलाई। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रयत्नों से अगर हम लोग सब जागरूक रहें तो हम लोग शायद ये 3rd लहर जो वेव आने वाली है इसकी, कोरोना की, इसको रोका जा सकता है। सरकार और समाज दोनों मिलकर अगर समन्वित प्रयास करें तो इसमें हम लोग रोक सकते हैं। बहुत लोग इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत अवेयर हो चुके हैं, जिस तरह से सारे वैक्सीनेशन बूथ पर लाइन लगती जा रही है। तो अगर जितना अपना टारगेट है उतना अगर वैक्सीनेशन हो गया तो फिर मुझे उम्मीद है कि तीसरी लहर को थोड़ी हद तक रोक पाएंगे,
और कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 सितंबर से हम लोग के जो स्कूल कॉलेज हैं वो खुल सकेंगे। जी, अब 1 सितंबर से जो आप कॉलेजेस खुलने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स जो घर पर बैठे हैं वो सब लोग आएंगे, तो उसके लिए डीएवीवी ने अपने जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें किस तरह की तैयारी की है कि इस तीसरी लहर से भी हम बचे रहें और हमारे कॉलेजेस की और हमारे जो जितने भी कैंपसेस हैं वो सब आबाद रहें, जो जैसा कि पहले हुआ करता था 2 साल तो पहले। उसके लिए देखिए, अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो कुछ कंडीशंस का फॉलो, कोविड प्रोटोकॉल का जो भी पालन है वो करना सबको अनिवार्य कहा गया है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी। तो हम लोग सब ऐसा करेंगे उसमें, क्योंकि क्लासरूम्स की तो जितनी भी कैपेसिटी वो अभी लिमिटेड है, एकदम से डबल नहीं हो सकती। तो सोशल डिस्टेंसिंग में जिस क्लास में पहले 50 बच्चे बैठते थे अब उसमें 25 ही बिठाए जाएंगे। तो इस सब को देखते हुए एक जो अभी यूजीसी ने भी सजेस्ट किया और हम लोगों ने सोचा एक ब्लेंडेड टीचिंग का माहौल रखेंगे। जैसे किसी क्लास की जो फिजिकल क्लास 3 दिन लगेगी और 3 दिन ऑनलाइन। आधे बच्चे जो आ रहे हैं वो 3 दिन अपने क्लास में आएंगे। तो इस तरह का एक मॉडल अभी सोचा है कि, और बाकी हम लोग सब अभी डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि इस तरह से उनको शिक्षा दी जाएगी। जी, तो ये तो रही कोविड के बाद की क्लासेस स्टार्ट होने के बाद। अब जैसे नए एडमिशन्स हैं या स्टार्ट होने हैं, तो एक शब्द है, मतलब मैं पढ़ रहा था सीईटी। तो मैं जानना चाहूँगा कि सीईटी क्या है और इसके थ्रू क्या एडमिशन की प्रोसेसेस होती हैं? ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं जी, और जैसे कि एमबीए के हैं, 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी हैं, ट्रेडिशनल एमबीए भी है और एमबीए में भी अलग कई तरह के एमबीए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, एचआर एमबीए, मार्केटिंग, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं वो जो चल रहे हैं। एमबीए, एफटी, फॉरेन ट्रेड वगैरह, इस तरह के बहुत सारे कोर्स जो बहुत ज़्यादा बच्चों में पॉपुलर हैं। इसके अतिरिक्त एक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ईएमआरसी, आपके यहाँ से रिलेटेड है, वो मल्टी मीडिया रिसर्च एंड मीडिया रिसर्च के ऊपर है ये। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो बच्चों में बहुत पॉपुलर हैं और जो कई प्रोग्राम तो ऐसे हैं जो मीडिया वाले हैं वो यहाँ पर कहीं और नहीं है। इसी तरह से जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन का भी प्रोग्राम है। तो इन सारे कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस दिया है सी। एडवर्टीजमेंट है वो अभी जाने वाला है। अभी उसका टेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि हम इसका जो टेस्ट है इस बार हम लोग एनटीए से कराने जा रहे हैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसके द्वारा नीट और जेई वगैरह एग्ज़ाम किए जाते हैं, उसी से हमको करने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि 2 साल पहले जब ये टेस्ट हुआ था तो किसी कारणवश वो पूरा ठीक से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हम लोग, इसीलिए हमने 2 साल से हम लोग केवल मेरिट पर ही वो एडमिशन कर रहे थे। तो हमें फिर 2 साल से कोविड भी था, फिर भी बच्चों ने और टीचर्स ने सबने मिलकर बहुत अच्छा करने की कोशिश की है और जितना भी ज्ञान बच्चे भी ले सकते थे उन्होंने भी लेने की कोशिश की है। पर इस बार से हम लोग ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फिर से करने जा रहे हैं और उम्मीद है, प्रार्थना कर देंगे सब इस बार सब ठीक हो और एडमिशन जो है अपना पूरा बिना किसी परेशानी के संपन्न हो जाए। जी, ये सीईटी में जो एडमिशन है अभी वो जो हालत कॉलेज के स्टूडेंट्स की है सेम स्कूल्स में भी है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नया निर्देश है कि 12th में भी वो बिना किसी एग्जाम के या ग्रेडिंग के आधार पर चेंज होगा। तो अगर मान लो सीईटी का पहले होता है या 12th का रिजल्ट्स अगर मान लो किसी का रुकता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपकी क्या प्लान है? तब तो और भी जरूरी हो गया है ना, क्योंकि सीईटी का तो केवल मेरिट बेस्ड होगा और इसमें 12th में केवल पासिंग क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं और कुछ जो ऑनर्स वगैरह के जो भी अपने कार्यक्रम चल रहे हैं उन सभी में एडमिशन के लिए सीईटी है। तो 12th जिसमें 12th है तो उनको तो केवल पासिंग होना ज़रूरी है, तो उनकी रैंक तो डिसाइड अपने सीईटी से हो जाएगी और बाद में उनको सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। जो भी एलिजिबिलिटी, किसी में 50% है, किसी में 45% है, तो एलिजिबिलिटी का लेवल लाना होगा, क्वालिफाई करना होगा और बाकी उसमें जो रैंक है, मेरिट है, वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय सीईटी।
अब सीईटी की जब एग्ज़ाम की बात हम करते हैं मैम, तो कितने सेंटर्स हैं इंदौर में या आसपास पूरे हाँ, ज़िलों ये में, और अभी उसके हाँ लिए क्या तैयारियां, हाँ ये क्योंकि पर्स कोविड प्रोटोकॉल में बड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ, ये कि बहुत किस तरह इंपॉर्टेंट से है। और कोविड तैयारियां। प्रोटोकॉल के लिए इस बार जो अपनी टेस्टिंग एजेंसी है, इन लोगों ने थोड़े से रेट्स भी बढ़ा दिए हैं, जी क्योंकि वो उनको भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी होगा। जी इसीलिए थोड़ा पहले से बुलाएंगे, दूर दूर बिठाएंगे, 2 गज की दूरी 2 सीट्स के बीच में रहेगी, जी प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा। तो वो सब करते हुए थोड़ा सा उन्होंने रेट्स भी बढ़ाए हैं, जी पर उसकी गाइडलाइंस के अंदर ही हम लोग ये टेस्ट कराएंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जी। और उस दिन या नेक्स्ट डे ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, हम्म। और उसके आधार पर हम लोग अपनी फिर काउंसलिंग करेंगे। जी इसके अतिरिक्त हमारे पास नॉन सीईटी कोर्सेज भी हैं, जी जिसका एडवर्टीजमेंट पहले से आ चुका है, 2-3-7 तारीख को आ गया, और पहले ही आ गया है। उसमें भी जो अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो सारे उसमें कोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त उसमें हमारे बी वोक कोर्सेज हम लोगों ने नए शुरू किए हैं, जी बहुत सारे। उसमें एक लॉजिस्टिक्स पर से कोर्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन पर कोर्स है। जी इसके अतिरिक्त एक हमारा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जी इस तरह के जितने भी कोर्स अभी भी हम लोग मैथ लेकर करने जा रहे हैं। और इसमें ये ज़्यादातर पीजी के कोर्सेज हैं, तो इसमें तो बीएससी का जो बीए, बीएससी, बीकॉम जिसका भी जो भी रिजल्ट होगा, यूजी की मेरिट पर डिसाइड होगा। जी। जी अगला प्रश्न है, या मैं अगली बात पर हाँ आऊँ जी, वापस प्लीज़। से? हाँ जी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि देवी अहिल्या जो विश्वविद्यालय है, उसका बड़ा ब्रॉड है, 8 ज़िलों को हम कवर करते हैं। जी जी तो मैं स्पेसिफिकली, हम इंदौर में हैं तो इंदौर के कॉलेजेस की भी बात हम करते जी ही जी हैं। जी यहाँ जी यहाँ पे जो नवाचार होता है हाँ या जो रिसर्च होती है वो सब हमें पता चल जाती है। लेकिन एज ए हेड, डीएवीवी की आप हेड हैं, आप कुलपति हैं, तो जो अलग अलग ज़िले हैं, ट्राइबल ज़िले में कॉलेजेस हैं, वहाँ किस तरह मैनेज किया जाता है, वहाँ की क्या प्लेसमेंट है, उनके स्टूडेंट के लिए क्या नवाचार यूनिवर्सिटी करती है? उनके लिए अभी तो, क्योंकि इस बार जैसा आपने बताया, अभी तो हम लोग केवल संदेश ही भेज पाए थे, जागरूकता फैला पाए थे। जी बाकी ये जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से 8 जिले संबंधित हैं, जी इसमें बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, ये सब भी कराते रहे। शुरू शुरू में महेश्वर के कॉलेज में मैंने विजिट किया, पर मेरे कार्यकाल के थोड़े 6 महीने के बाद ही कोरोना आ गया था, जी और उससे पहले हम लोग नैक की ग्रेडिंग में व्यस्त रहे थे। तो उस वजह से हम लोग थोड़ा, अभी मैं विजिट नहीं कर पाई, लेकिन अगर होपफुली जब सब कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे जी तो हम लोग फिर से विजिट करना शुरू करेंगे। पर फिर भी सब तरह की चर्चाएं फ़ोन पर और होती रहती हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की मीटिंग हम लोग बुलाते रहते हैं, किस तरह से किया जाए और किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। अभी 2 साल से हम लोग ऑफलाइन परीक्षाएं ले रहे हैं। जी ऑफलाइन परीक्षा में एक तरह से बच्चों को घर से ही कॉपी लिख कर लानी होती है और वो जमा करनी होती है, जी पर बाकी सब चीज़ें वैसे ही हुई कि उनका वैसे ही इवैल्यूएशन हुआ, वैसे ही मार्क्स दिए गए, और सब कुछ उसी तरह से किया गया। सिर्फ उनको कॉपी घर से लाने की स्वतंत्रता दी गई, जी एग्ज़ाम वहाँ पर नहीं दिए गए थे। पेपर्स भी हम लोगों ने इस तरह से बनाए कि बच्चों के ज्ञान की पूरी परीक्षा हो सके। तो कॉलेज से सब लोग टच में रहते हैं, उनके प्रिंसिपल से, उनके जो भी हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, किस तरह से परीक्षा करी जाए, क्या क्या अधिसूचना भेजी जानी है, क्या क्या संदेश भेजे जाने हैं, वो सब हम लोग टच में रहते हैं उनके। अभी जैसा आप बता रही हैं कि सीईटी आप लोग ऑफलाइन करेंगे या डिस्टेंसिंग करके बच्चे आ सकते हैं केंद्र पे सीईटी की एग्ज़ाम देने के लिए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है कि डिग्री मिलने के बाद एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जिसके बारे में हम देखते पढ़ते हैं कि बड़े ह्यूज लेवल पे मैंने देखी है। अभी कोविड के पहले बड़ी ह्यूज लेवल पे कहीं कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है। तो क्या अभी फ्यूचर में, जैसे मान लो अगर हम थर्ड वेव हमें नहीं हिट करती है, सब लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो कोई कॉन्वोकेशन सेरेमनी का कोई प्रारूप या कुछ रूपरेखा आप बनी नहीं, है? अभी रिसेंटली हम लोगों ने पिछले साल भी 2020 का एक कन्वोकेशन होने वाला था, जो कि पूरा सब तैयारी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा था हमें। लेकिन इस बार फॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव आई थी उससे थोड़ा सा पहले ही 19 फरवरी के दिन हम लोगों ने अपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था, जिसमें माननीय गवर्नर महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी।
और जो कन्वोकेशन एड्रेस। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीए में। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ। ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। जो पूर्व निर्देशक थे श्री पद्मश्री श्री किरण कुमार जी, वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने भी बहुत अच्छा इसरो के बारे में बताया और बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट किया। मैडम भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा इनकी स्पीच को आप सारे विभागों में बंटवाइए और उन्होंने भी पूरा आयोजन सभी ने मिलकर किया। सारे लोग थे, सारे ईसी मेंबर्स मौजूद थे। यहाँ के हमारे जो लोकल मिनिस्टर्स हैं, श्री तुलसीराम सिलावट जी थे, उषा ठाकुर मैडम थी, ये सब तरह सब लोग, और अब जो सांसद जो हैं हमारे माननीय शंकर लालवानी जी, वो भी मौजूद थे। तो और उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी भी थे। तो सबकी गरिमामय उपस्थिति में बहुत ही अच्छा सादगीपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ था जी। और बहुत 2 बार रिहर्सल भी करवा ली थी, तो बहुत अच्छा था और बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया था। हमारे पास एक ऑडिटोरियम है जिसमें करीब 1,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों ने बहुत कम लोगों को आमंत्रण दिया था। जिन बच्चों को डिग्री मिल रही थी बस वही, और जिनको गोल्ड मेडल मिल रहे थे जी। तो बहुत से बच्चों को करीब इसमें 150 से 200 के बीच में डिग्रियां दी गई और करीब इतने ही गोल्ड मेडल दिए गए थे, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। और अभी इन फ्यूचर कोई कॉन्वोकेशन? इन फ्यूचर फिर इसको तो हर साल ही आयोजन करना है, क्योंकि इसको हम लोग लाइन पर लाना चाह रहे हैं। अभी थोड़ा पीछे चल रहा है। इस बार 2 का कवर हो पाया है, अभी 17-18 और 18-19 का जी। इस बार अब अगली बार हम करेंगे तब फिर 2 साल का कवर करेंगे। उसके बाद से इस तरह का हो जाएगा कि इस कोई नेचुरल समस्या ना आए, तो हर साल उसका आयोजन किया जाएगा जी। अब बात करते हैं, वैसे तो डीएवीवी की रैंकिंग बड़ी अच्छी है, सारे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास हैं, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा स्पेसिफिकली मोस्ट डिमांडिंग कोर्स या मोस्ट डिमांडिंग कौन सा आपका डिपार्टमेंट है और क्यों? ये जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इनमें से हमारे यहाँ 3 ऐसी संस्थाएं जो बहुत ही, सबसे पुराना इसमें IMS है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और इसके बाद एक नया खुला था इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल IIPS, और इसके साथ ही हमारे एक IET जो इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट है हमारी, वो भी बहुत पॉपुलर है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये 3 कोर्सेज हैं। इसमें IMS जो इंस्टीट्यूट है बहुत पुराना है, लगभग 50 साल पहले यहाँ मैनेजमेंट स्टडीज शुरू की थी। तो IIPS में और IMS दोनों में मिलाकर हमारे यहाँ ट्रेडिशनल कोर्स भी चलता है। इसके अतिरिक्त कुछ और, उसके तो एडमिशन CMAT के थ्रू होते हैं, और बाकी जो हमने अभी आपको बताया था CET में, इसमें करीब दोनों कोर्सेज में बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और MBA मार्केटिंग, MBA HR वगैरह, MBA ई-कॉमर्स भी बहुत अच्छा चल रहा है। और IIPS में जो है 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, उसमें 12th के बाद एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे BCom में एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी एक चल रहा है, वो भी बहुत पॉपुलर है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा IET है
वहाँ पर तो बच्चे उसके एडमिशन वहीं से होते हैं, डीईटी से होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डीटीई से होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो भी बहुत पॉपुलर है। जो बच्चों की चॉइस है वो उसमें SGITS जो MP का, वो भी इंदौर का काफ़ी फेमस है। उसके साथ ही अटपारी रहता है। कभी हमारे यहाँ कोई बच्चे हमारे यहाँ के प्रेफर करते हैं, कुछ उनके यहाँ के। तो उसमें बच्चे वेट करते हैं कि पहले हमारे यहाँ का हो जाए काउंसलिंग, फिर वहाँ पर जाएं। बाकी एडमिशन तो फिर वहीं से होते हैं। मेनली जो थोड़ी सी सीट्स बच जाती हैं उनके लिए लोकल लेवल पे काउंसलिंग होती है। तो ये सारे कोर्सेज पॉपुलर हैं, और पॉपुलर होने का एक कारण ये भी है कि इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो प्लेसमेंट हमारे यहाँ जितने भी ये कोर्सेज हैं IMS में, जो MBA के कोर्सेज हैं उसमें भी बहुत अच्छा है, और एक जो IIT के कोर्सेज हैं उसमें भी। और ख़ास बात यह है कि कोरोना के समय में भी हमारे यहाँ प्लेसमेंट की जो प्रोसेस है वो रुकी नहीं। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की, उनको ग्रूमिंग करने में, मेंटरिंग करने में, और कंपनीज़ को ख़ास तौर से बुलाने में। तो बहुत सारी कंपनियाँ हमारे यहाँ कोरोना काल में आई। जब मैं पिछले कोरोना से थोड़ा पहले का समय बता रही हूँ, तो उस साल भी हमारे यहाँ 100% से ज़्यादा प्लेसमेंट हो गए थे। 100% इन द सेंस किसी किसी बच्चे को 2-2, 3-3 भी मिले थे। मतलब जितने एप्लीकेंट्स थे उससे ज़्यादा ऑफर थे। हर बच्चे को मिल गया मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन किसी को 2-3 मिले, तो कुल मिला के जितने एप्लीकेंट उससे ज़्यादा ऑफर्स, और बहुत अच्छा पैकेज मिला था। 19 लाख तक का पर एनम का पैकेज हमारे बच्चों को मिला। तो वो था कोरोना से पहले का। पर लास्ट ईयर भी, जब कोरोना के टाइम में भी, बल्कि थोड़ा सा एक बच्चे को पैकेज उससे भी थोड़ा हाई मिला जी, 19 लाख से, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा मिला इस बार। तो पूरी प्रोसेस रुकी नहीं, और हमारे बच्चों ने भी और टीचर्स ने बहुत मेहनत की। तो इस बार भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। नैक की अभी मैं पढ़ रहा था कि जो रैंकिंग होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, ऑल इंडिया लेवल पर रैंकिंग होती है। तो कोई नैक करके कोई संस्था है जो कि इन सब चीज़ों को डिसाइड करती है। तो मैं पहले तो हम सब लोग नहीं जानते नैक के बारे में। तो नैक क्या है, और ये कैसे हमको, मतलब अगर DAVV के लिए किस तरह रैंकिंग डिसाइड की जाती है और किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है? एक्चुअली नैक एक UGC के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, नेशनल एक्रेडिशन एंड असेसमेंट काउंसिल जी। तो इसके थ्रू सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और इवन कॉलेजेस भी, जितनी भी HEIs हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, इनका एक तरह का आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, और इसमें उसके साथ ही उनको एक ग्रेडिंग दी जाती है। तो जो ग्रेडिंग पर उसका पूरा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर उनको असेस किया जाता है। ऐसे लगभग 7 पैरामीटर्स हैं। अच्छा। उसमें लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग है, रिसर्च है, इवन बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, और वो भी है कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी निभाई, वीमेन इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, ये सब भी बहुत है, वीमेन डेवलपमेंट। और इसके साथ ही उसमें तो इस तरह के पॉइंट्स पर 7.7 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर उतना यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ग्रेडिंग दी जाती है जी। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इसके लिए पहले 1 साल पहले अपने को ऐसे सारे डेटा भरना होता है। उस डेटा का ये लोग आजकल जिस तरह से होता है, तो उसका एक साइंटिफिक तरीके से वो अलग परीक्षण हो जाता है। तो लगभग 70% का जो हम लोग अपना डेटा भरते हैं उसका वो लोग वेरिफिकेशन करवाते हैं, और 70% मार्क्स तो पहले ही अपने डेटा के आधार पर मिल जाते हैं। 70% में से जो इवेल्यूशन है वो पहले हो जाता है, और बचे हुए 30% में वो फिजिकली विजिट होता है। अच्छा। तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी नवंबर 2019 में जी। तो मैं जुलाई 2019 में आई थी। तो नवंबर में नैक टीम का इंस्पेक्शन था। उससे 2-3 महीने डेट्स हम लोगों ने ही दी थी। उससे पहले हम लोगों ने बहुत तैयारियां शुरू की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स विजिट किए, और जैसा आप कह रहे हैं बहुत लोग नहीं जानते, तो बहुत से लोगों को बताया, सभी अपने स्टाफ के मेंबर्स को, जो कर्मचारी वर्ग है उनको भी बताया कि किस तरह से हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा लक्ष्य है जो हम पाना चाहते हैं। तो पहले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को A ग्रेड मिला हुआ था। हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया कि हम A++ ग्रेड लें जी। पर जो सबकी मेहनत और सबके बाद लोगों को A+ ग्रेड मिला जी। A++ तो नहीं मिल पाया। अब की बार जब भी असेसमेंट होगा उसमें हमारा टारगेट फिर से A++ रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार A++ ज़रूर मिलेगा। लेकिन पिछली बार हमको A से A+ मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की। और इस तरह से हम लोग अभी लगभग पूरे देश में करीब 50 से 100 के बीच में करीब 60-70 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको A+ मिला हुआ है। तो इस तरीके से देखें तो हम लोगों का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
A++ मध्य प्रदेश में तो पहली यूनिवर्सिटी है जी जिसको, एक ही यूनिवर्सिटी है जिसको A+ ग्रेड मिला। जी, A++ की जो आप बात करें, हम सब भी चाहेंगे, इंदौर में हम लोग रहते हैं या यहाँ से बिलोंग करते हैं, A++ पर हम आए, लेकिन क्या बेसिक क्या कमियाँ रह गई थी जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली कमी तो फैकल्टी मेंबर्स की थी। अपॉइंटमेंट्स हमारे जो जितने स्टूडेंट्स की तुलना में हमारे टीचर का रेशो काफ़ी कम है अभी जी और उसमें हम लोग विजिटिंग फैकल्टी से बुला के काम अपना उनको पढ़वाते हैं, तो वो काम तो हो जाता है, लेकिन फैकल्टी से और भी बहुत सारे काम कराने होते हैं। जी उन रिसर्च है, रिसर्च तो मेन चीज़ है, रिसर्च है, पेटेंट्स हैं, इन सब की थोड़ी सी और हम ध्यान भी दे रहे हैं इस पर जी कि कोरोना के बाद जैसे ही दूर होगा उसके बाद हम इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देंगे, तो इन सब का भी बहुत महत्व होता है। जी तो हम लोग अभी वो थोड़े पॉइंट्स थे जिसमें हमारी कमी रह गई होगी। जी बाकी हम लोगों ने सोलर पैनल्स लगा लिए थे, वाटर हार्वेस्टिंग किया था, नो वेस्ट की पूरी कोशिश की जा रही है। तो एनवायरमेंटल लेवल पे जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसको भी बहुत सुधारा जा रहा है। और जितने भी और जो मैंने पैरामीटर्स बताए, टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च, इन सब पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि अब की बार हम लोग बिल्कुल भी न चूकें और हमको A++ ग्रेड निश्चित रूप से मिले। जी ये तो रही ग्रेड की बात। एक और शब्द है जो बड़ा टेक्निकल है, जिसपे जो कम लोग जानते हैं, UGC। तो ये UGC क्या है और ये किस तरह किसी यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है, या इसका क्या प्रोसीजर है UGC? UGC जो है ये बहुत पहले, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में इसका गठन किया। UGC का नहीं है कि एक एजुकेशन कमीशन करके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन करके बनाया गया था। जी उसकी जो अध्यक्षता थी अपने उस समय वाइस प्रेसिडेंट रहे होंगे अपने जो उपराष्ट्रपति जी थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। जी तो उसमें उसके बाद 1956 में तब इसका एक स्वतंत्र रूप से स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी के रूप में इसका गठन किया गया। और शुरू में इसको केवल 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी दी गई थी जी और उसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ की जितनी भी उस समय एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन की बॉडीज़ थी, उनके सारे फंड्स को मैनेज करने में, उनके एजुकेशन का लेवल देखने के लिए, और इस वजह से उनका सारा गठन किया गया। जी जो हमारे उस समय इसके अध्यक्ष थे अपने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी इसके अध्यक्ष थे, और बाद में भी उन्हीं की गाइडेंस में ये सब चलता रहा। तो ये UGC की स्थापना तब से हुई थी 1956 से। जी उसके बाद से उसके अंतर्गत अभी NAC भी उसी के अंतर्गत है, और अभी भी अब तो एक नई शिक्षा नीति के तहत इसका अलग से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। इसको UGC की जगह पे 4 अलग वर्टिकल्स बनाए जाएंगे, पर अभी तक तो UGC ही सारा जितना भी शिक्षा का स्तर है और टीचर्स की भी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना, यहाँ तक कि हम लोगों के पे स्केल भी, वो सब UGC ही डिसाइड करती है। वर्कलोड, पे स्केल, रिसर्च के लिए क्या नीति बनानी चाहिए, ये सब चीज़ें UGC ही डिसाइड करती है। जी तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन मैडम, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कि हम यूनिवर्सिटी की क्या कार्य प्रणाली है, पोस्ट कोविड और प्री कोविड किस तरह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में चेंजेस हुए हैं, कैसे ग्रेडिंग होती है, कैसे NAC काम करती है, कैसे UGC काम करती है, और क्या विश्वविद्यालय में रिसर्च का काम हो रहा है, इन सब के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए।